लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आज हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता राम सिंह कसवा। राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। और आपके लेट्स माइक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। राम सिंह जी, भारतीय राजनीति में कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की जो राजनीति कांग्रेस के ऊपर चलती है वो सिर्फ एक बात को लेकर चलती है कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है और कांग्रेस में एक पार्टी का ही पूरी तरीके से कब्जा रहता है और कांग्रेस में सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे लाने की कोई जगह नहीं है जैसा बीजेपी में है। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कोई परिवारवाद की इस तरह की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है रोशन जी। दूसरी बात यह है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पब्लिक उनको मैंडेट देती है। कोई भी आदमी पॉलिटिक्स करता है तो उसको पब्लिक के मैंडेट के बाद ही वो आदमी पॉलिटिकल स्टेब्लिश होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी बिजनेस होता है, कोई काम होता है, कोई जितने भी काम होते हैं उसमें हर कोई आदमी अपने परिवार के बच्चे को या अपने आने वाली पीढ़ी को अपने काम में स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी वही उसमें से एक हिस्सा है। तो उसमें यदि कोई आदमी अपने बच्चे को यदि पॉलिटिक्स में या सामाजिक काम में डालता है तो उसमें कोई बुराई हम मानते नहीं है और न कांग्रेस पार्टी ऐसे कभी इशू बनाती है। और वो जो भी पॉलिटिकल किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जो पॉलिटिकल इंट्रोड्यूस होगा उसको चुनाव में जाना पड़ेगा, चुनाव में पब्लिक का मैंडेट लेना पड़ेगा। पब्लिक का मैंडेट यदि उसको नहीं मिलेगा तो वो पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। तो ये तो सबसे कठिन क्षेत्र है जहाँ के हर 5 साल में आपको लोगों का मैंडेट लेना पड़ता है उस काम को करने के लिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के चार्ज लगाने की, भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो इस तरह के चार्ज लगाना, झूठी अफवाहें फैलाना, झूठी बातें फैलाना। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिनके की परिवार के लोग 2-2, 3-3 पीढ़ियों से राजनीति में है। राजनीति में इसमें पहले आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो मेन आरोप रहता है वो रहता है गांधी नेहरू परिवार को लेकर कि साहब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, फिर उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, फिर उसके बाद सोनिया गांधी जी बनती लेकिन वो देश की जनता ने नहीं बनने दिया और उनके इशारे पे फिर बाकी के प्रधानमंत्री बने। तो उनका जो मेन टारगेट है वो है गांधी परिवार, नेहरू परिवार। ऐसा है रोशन जी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो अपन बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने की या इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनने की या राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने की, तो तमाम प्रधानमंत्री बने हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिलेक्शन के बाद वो पहले एमपी चुन के आए हैं, फिर एमपी की मीटिंग में वो नेता चुने गए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि कोई आदमी नेता चुना जाता है तो उसके बारे में वो कौन किसका बेटा है ये मायना नहीं रखती। मायना ये रखती है कि वो जो सांसद चुने हुए हैं वो किसको नेता चुन रहे हैं। वो जो सांसद नेता चुन रहे हैं वो नेता होगा। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात वो चार्ज करने की बात करते हैं उसकी दूसरी वजह है। दूसरी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है हिंदुस्तान में, उस पॉलिटिक्स को रोकने के वाले दो ही लोग हैं, दो ही चीज हैं। एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार और दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार। उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि उनको इन सारी व्यवस्थाओं में जो रोकने वाले लोग हैं, आप देखेंगे जब जब भी उनका परिवार इस राजनीतिक सिस्टम से बाहर रहा है तब तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो गड़बड़ाया है। आप देखेंगे सोनिया जी राजनीति में रही नहीं, राजीव जी का वो हो गया था, बलिदान हो गया था। तो उसके बाद आपके नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर हुए। तो आप देखेंगे कि 5 साल में कितने लोगों ने कितनी पार्टियां बना ली थी। 5-6 पार्टियां अलग अलग हो गई थी। तिवारी कांग्रेस अलग हो गई थी, नरसिम्हा राव जी अलग हो गए थे, मुपनार अलग हो गए थे, मतलब सब लोग अलग अलग हो गए थे। और उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ के जाने लग गए थे। उसके बाद सोनिया जी वापस आई और सोनिया जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम संभाला
तो आप देखेंगे 17 स्टेटों में कांग्रेस की वापस सरकारें बन गई थी और हम 2004 में वापस सरकार में आए। तो ये जो अफवाह फैलाते हैं वो इसलिए फैलाते हैं कि उनको दो ही चीज का डर है। एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार, कौन सा विचार? 100% डेमोक्रेटिक और 100% सेकुलर। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जितना मैं समझता हूँ, मेरी समझ है, उसके अनुसार 100% कोई यदि डेमोक्रेटिक कोई आदमी था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और 100% लोकतांत्रिक और 100% सेकुलर कोई आदमी था तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो इन दोनों जो इश्यू हैं ये बहुत गंभीर इश्यू हैं, इसलिए ये लोग इनसे डरते हैं और इसीलिए ये अटैक सीधा उसी पे करते हैं। बात करें अपने परिवार की, पिछले 1991 से 1991 तक नेता प्रतिपक्ष थे राजीव जी, 89 तक प्राइम मिनिस्टर थे। 89 के बाद आज तक आप देखिए नेहरू परिवार का कोई भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बनी, इतने साल तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं थे, उसके बावजूद भी ये कितने अफवाहें फैलाते थे। नहीं बात इनकी 3 पीढ़ी से परिवार के बाद। कसवा जी देखिए, नेहरू जी तो यदि आप कांग्रेसी भी भुला दें तो भी भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी को तो नहीं भूलने देगी। आज भी देश में नेहरू जी को हर भाषण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी याद करते ही हैं। तो नेहरू जी का तो विचार आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, उनकी नज़र में गलत होगा, लेकिन वो चल रहा है, आज तक भी चला आ रहा है। मेरा कहने का मतलब, आपसे पूछने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने कहा कि गांधी परिवार के बिना कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ, तो मतलब कांग्रेसी भी ये मानते हैं कि वो गांधी परिवार के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पहली बात, क्या इतने साल पुरानी और करीब 1 शताब्दी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उस कांग्रेस में क्या गांधी परिवार के इतर कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकती? और नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती? देखिए, इतने सालों तक बहुत सारे लोग स्टेटों के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्या आप उनको लीडर नहीं मानते हो? बिल्कुल लीडर हैं, मैं तो आप ही की बात की बात। मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी ये मांगती है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का इशू इसलिए बनाती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 चीज का डर लगता है। यही बात कांग्रेस की, अभी हमारे माननीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में भी या कोई भी पार्टी हो, उसमें सर्वमान्य नेता एक होता है। तो यदि जो सर्वमान्य नेता है तो उसकी जो आपकी अम्ब्रेला है उसके नीचे सारी चीजें ठीक से चलती हैं, और जब सर्वमान्य लीडरशिप नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस उसको लीड करती है, और आरएसएस एक संस्था ऐसी है जो इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रच के वो बना रखी है कि वो कोई चीज़ की जवाबदेही भी नहीं है। उनसे यदि आप कोई वो चुनाव हार जाएंगे तो वो कहते हैं हम भाग नहीं ले रहे, कोई चुनाव जीत जाएगा तो वो कहते हैं हम चुनाव जिता रहे हैं, और वो चलते रास्ते वो कहते हैं हमारा संगठन महामंत्री रहेगा, चलते रास्ते कह देते हैं विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन उनका जो ओरिजिनल पेरेंटल जो पार्टी है, संगठन है, वो आरएसएस है। तो वो आरएसएस कंट्रोल करता है, तभी ये सब चीजें चल रही है। बाकी पूरे देश में आप देखेंगे सारी रीजनल पार्टीज हैं, सारी रीजनल पार्टी हैं, वो सारी परिवार पे ही चल रही है और पब्लिक उनको मान रही है। जनता जिसको मैंडेट देती है, जनता जिसको चुनती है, वो लीडर होगा। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता जिसको चुनती है वो लीडर होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जो जद्दोजहद और बहुत बड़ा जो संघर्ष होता है वो आम कार्यकर्ता के लिए होता है टिकट लाने का। जब किसी नेता का बेटा, पत्नी या उसके परिवार का कोई सदस्य उसको वो टिकट दिलाने में सहयोग तो होता ही है नेता का, वो जो पहली लड़ाई, जो 50% लड़ाई मैं मानता हूँ टिकट की लड़ाई होती है, पार्टी में उसकी सिंबल की लड़ाई होती है, वो मिल जाता है, तो फिर 50% लड़ाई तो आदमी लड़ ही लेता है। तो आम आदमी के संघर्ष में, आम कार्यकर्ता के संघर्ष में और परिवार के किसी मिनिस्टर के या किसी नेता के परिवारजन के संघर्ष में बड़ा अंतर है, मेरा ही मानना है। रोशन जी, मैं इस बात से आपकी से सहमत हूँ कि पार्टी में जब टिकट का चयन होता है, टिकट की बात होती है, तो जो स्टेब्लिश फैमिली होती है उसको आसानी होती है, उसको परिचय का मोहताज नहीं होता है
उसका सिस्टम स्टेब्लिश होता है, उनको आसानी रहती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे अगली बात है, अगली बात क्या है कि जो परिवार में पहले से कोई स्टेब्लिश लीडर रहा है, जो अगली उसकी पीढ़ी आती है, उसका कंपैरिजन लोग उससे करते हैं। ठीक है, टिकट मिलना तो आसान काम है, टिकट मिलने के बाद चुनाव उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। आपके पास कोई उदाहरण होगा ऐसा ऐसा कोई? बहुत सारे लोग हैं जो बैक टू पेविलियन चले गए हैं। जैसे जैसे हमारे चन्नामल जी वैद होते थे, चन्नामल जी वैद बहुत लंबे टाइम तक पॉलिटिक्स में, चन्नामल जी के नहीं बहुत सारे लोग हैं, हमारे हरदेव जोशी जी थे, बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार जगन्नाथ पांडे जी थे। लेकिन चंदन हरदेव ट्रेन की छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह जी शेखावत थे, उनके दामाद हार हो गए खेल से। तो जो आदमी कैपेबल है उसका कंपैरिजन लोग देखिए, उसके साथ फिर क्या दिक्कत आती है, उसके साथ दिक्कत फिर ये आती है कि उसका कंपैरिजन लोग उससे पहले वाड़ी से करते हैं और वो उसमें जब खड़ा नहीं उतरता। अब की बात करो, चौधरी चरण सिंह की बात करिए, कितने बड़े नेता थे, पूरे हिंदुस्तान के नेता थे किसानों के, और उसके बाद जो स्थिति होती गई है वो आपके सामने है। वो अपने एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से उठ गए। तो चलेगा वही पब्लिक में जो कैपेबल होगा। और आप इनकी बात करो भारतीय जनता पार्टी की, कितने लोग हैं, येदुरप्पा जी के दोनों बेटे, एक तो प्रदेश का अध्यक्ष है, एक MP है वसुंधरा राजे जी, उनकी माता जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री उपाध्यक्ष रही भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद वसुंधरा राजे जी हैं, उनका बेटा है कल्याण सिंह जी, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका बेटा है, उनका पोता है मंत्री है। आपके राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे हैं। अब उनको छोड़ दो, आप अमित शाह जी की बात करो, उनका बेटा तो किसी तरह भी कोई कैपेबल नहीं है, उसके बावजूद भी RC उसको BCCI के सेक्रेटरी रहे, उसके बाद वो ICC में चले गए। तो आप इसको क्या मानते हो? वो तो खेल संगठन है, खेल संगठन, वो क्रिकेट खेलना जानते हैं या क्रिकेट की वो एक्सपर्ट हैं या वो क्या है क्रिकेट? ये तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अपने राजस्थान में भी कई कांग्रेस नेताओं के बच्चे भी रहे, वो इलेक्ट होके आए हैं, वो इलेक्ट होके आए हैं और बच्चे रहे हैं, वो बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन उनको उन चीजों का काम की जानकारी है, वो तो सीधे ही चले गए BCCI में सीधे ही। अच्छा, मेरा सवाल ये था आपसे अगला कि यदि भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि इतने सारे नेताओं के परिजन राजनीति में हैं, फिर भी बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इतनी आक्रामक रहती है, इतनी आक्रामक रहती है, इसका जवाब फिर कांग्रेस दे क्यों नहीं पाती है? कांग्रेस लगातार सब सवालों के जवाब देती है और कांग्रेस पार्टी की नजर में ये कोई इशू भी नहीं है। लेकिन रही बात आप उनके आक्रामक हमला करने की, तो ये उनकी एक नीति है। देश का प्रधानमंत्री जब झूठ बोलता है, आप क्या सोचते हैं? देश का प्रधानमंत्री यदि झूठ बोलता है तो बाकी पॉलिटिक्स में कुछ बचता नहीं है। पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जो स्पीच पढ़ के स्पीच देते थे, इसका मतलब ऐसा नहीं था कि उनको ज्ञान नहीं है, उन सबको ज्ञान होता है। लेकिन प्रधानमंत्री या किसी देश का राष्ट्रपति या कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष या किसी स्टेट का हेड कोई बात कह रहा है तो वो कानून होता है और उसकी गरिमा होती है। आपने सारी गरिमा गिरा दी। आप चलते रास्ते झूठ बोलते हैं, चुनाव में वोट के लिए आप भरी मीटिंगों में झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा आज तक सोशल मीडिया पे चलता है, कोई 100 के लगभग ऐसी चीजें आ गई जो 100 बार झूठ बोल चुके हो। तो जब उस लेवल का आदमी झूठ बोलेगा तो फिर बाकी की पार्टी के लोग तो उनको, आपको पता है उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अपन जो बात कर रहे हैं वो खाली परिवारवाद तक सीमित है। इस मुद्दे पे कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है, इस मुद्दे पे तो अपन एक अलग से बात कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। आप झूठ बोलने के, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको 20 परिवार बता दिया उनके, हाँ। जो 2 पीटी 3 पीटी से पॉलिटिक्स में है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि देश की राजनीति, भारत की राजनीति बहुदलीय राजनीति है। यहाँ पर बहुत सारे दल काम करते हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनका तो क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव भी है। दोनों ही पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां हैं, वो उनकी मदद के बिना आगे चल नहीं पा रही। तो क्या उन पार्टियों में भी परिवारवाद का मामला गंभीर नहीं है? पूरे देश में जितनी रीजनल पार्टियां,
वो तमाम रीजनल पार्टियां परिवार की पार्टियां। आप हरियाणा की बात करेंगे, चौधरी देवलाल जी के परिवार की पार्टी है, 2 पार्टियां हैं, ठीक है। आप उसके बाद चले जाए पंजाब में, प्रकाश सिंह जी बादल थे, उनके बेटे सुखबीर बादल अब अध्यक्ष हैं, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी नेता थे, मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश पार्टी के नेता हैं। बिहार में चले जाएंगे, लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी हैं। आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में शिवसेना के हैं या आपके एनसीपी के हैं, दोनों परिवारों से चल रहा है। आप चले जाइए दक्षिणी भारत में तो डीएमके है, आज स्टालिन उनके बेटे हैं। तो रीजनल पार्टी आपके वाईएसआर रेड्डी के बेटे कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी के बेटे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। आप चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी परिवार की पृष्ठभूमि से आए हैं। तो सब जगह है। कुल मिलाकर बात यह है कि देश में परिवारवाद की बात तो की जाती है, लेकिन कोई भी पार्टी परिवार के नेताओं से अछूती नहीं है। परिवार के नेताओं से अछूती भी नहीं है और पब्लिक इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं रहती है। जनता तो जो जनता के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम में आगे खड़ा रहता है, वो चाहे परिवार से आता है चाहे वो बिना परिवार से आता है। बात सिर्फ इतनी है कि जो परिवार से आता है उसको शुरुआत की राजनीति में आसानी रहती है, और जो आदमी फ्रेश आता है उसको शुरुआत की राजनीति में तकलीफ आती है। इतना फर्क बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद जो भी आदमी काम करेगा वो सर्वाइव करेगा, जो आदमी काम नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये हमारा मानना है, ये हमारी पार्टी भी मानती है। पिछले 1 दशक में कांग्रेस में एक भगदड़ मची हुई है, लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता, बड़े नेता भी चले गए, कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में गए, और उनमें से बहुत सारों ने यही आरोप लगा के लगाया कि साहब इस पार्टी में, कांग्रेस में परिवारवाद है और हमारे वहाँ पर कोई मौका है नहीं। ऐसा लगता भी है कि जहाँ पर किसी नेता का जैसे वर्चस्व रहता है तो उसका परिवार जब आगे आता है तो उस सीट के ऊपर जो काम कर रहा कार्यकर्ता होता है, जो बरसों से दरिया उठा रहा होता है, उसका मौका कहीं पर मार दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है, और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो उस कंडीशन में पार्टी को तो नुकसान है। कोई भी कार्यकर्ता, आप जिसकी बात कर रहे हो, दरी बिछाने वाला या जो नीचे का वर्कर है, कोई नहीं जा रहा है। जहाँ कौन लोग रहे, जहाँ वो लोग रहे हैं जिनका खुद का दामन ठीक नहीं है, या जिनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर है, या कोई न कोई किसी मामले में वो फंसे हुए हैं। कोई हमारे नीचे का कार्यकर्ता एक भी नहीं जाता। आप कभी भी आप चुनाव में किसी ने देखेंगे जो नेता पार्टी छोड़ के जा रहा है उसके साथ 5 आदमी भी नहीं जा रहे। कितने बड़े से बड़ा नेता पार्टी छोड़ के चला जाए कांग्रेस को, कांग्रेस का वर्कर उसके साथ नहीं जा रहा। कांग्रेस का वर्कर कमिटेड है राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, खड़गे साहब के लिए। वो कमिटेड है, वो कोई नहीं जा रहा है। वो पूरी ताकत से खड़े और पूरी ताकत से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लोग वो जाते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट कोई क्लेश होता है या जिसके ऊपर कोई दिक्कत है, और वो जो बातें बोलते हैं वो बातें उनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। उनको पहले ढूंढा जाता है कौन कौन लोग हैं जो जिनका कमजोर खड़ी, और उनके खिलाफ ईडी कोई मुकदमा, कोई फाइल दिखाएंगे, और फाइल दिखा के धमकाया जाएगा। धमक में जो आ जाएगा उसको बुलाएंगे और बुला के उसको स्क्रिप्ट लिख के दी जाएगी कि आपको ये बोलना है। वो इस तरह के षड्यंत्र करने में मास्टर लोग हैं, वो पूरी प्लानिंग से करते हैं। वो यदि कल रोशन लाल जी को उनको लेके जाना है, वो रोशन लाल जी के लिए टाइमिंग क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहलाना है, ये सब पूरा प्लानिंग करके करते हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ये जो पार्टी है वो पॉजिटिव वर्क करती नहीं है, नेगेटिव वर्क करती है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय में 150 से ज्यादा आईएएस और आईएफएस अधिकारी लगा रखे हैं जो लोगों के खिलाफ चीजें ढूंढने में लगे हैं कि किसके खिलाफ क्या मिल सकता है। तो ये कोई काम है क्या? मतलब आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक ऐसी वॉशिंग मशीन लगा रखी है जिसमें नेताओं को लाओ, दो और उनका दामन साफ हो दो? क्योंकि भी आपने कहा कि जिनका दामन गलत, कितने सारे कितने सारे, सिर्फ कांग्रेस के नहीं, दूसरी पार्टियों से भी जो लोग आए हैं उनके खिलाफ मुकदमे पश्चिम बंगाल में कितने सारे लोगों के,
जिनके भी खिलाफ कोई मामला हुआ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने वॉशिंग मशीन में डाला, वो एकदम साफ क्लीन हो गए। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं है, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कागज जिस दिन वो पार्टी ज्वाइन की उस दिन यदि कागज पे 3 लाइन लिखी हुई थी तो उस 3 लाइन पे ही रुका हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा गया। तो आप देखो कि इनकी वर्किंग कैसी है। फिर आप देखो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स किस तरह काम करती है कि आज आपने कोई बात कह दी है तो कल सुबह 4 बजे आपके घर का दरवाजा वो ही खड़खड़ाएंगे। और आपने देखा वो सोशल मीडिया पे वो भी चल रहा था कि कोई आदमी आया और उससे कहा, पूछा कि उसने कि भाई आपके खिलाफ वो ईडी तो बीजेपी में वो अंदर गया, बाहर वो दुपट्टा लेके आया तो उन्होंने कहा भाई साहब 31 आ गए। तो आप देख लो कि क्या स्थिति है देश में। मैं एक बार वापस अपनी इस चर्चा को परिवारवाद के ऊपर ला रहा हूं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? अपन आप कांग्रेस से बाहर आ जाइए और बात अपन एक पूरे राजनीतिक सीनियरों की करते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी दलों में जो लोग, जो कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके राजनीतिक निर्वाचन, उनके मतलब राजनीतिक स्थापन की कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ताकि वो पार्टी से जुड़ के आज पार्टी के लिए काम क्यों करेगा? उसके अगर रोजी रोटी की व्यवस्था भी अगर नहीं कर पाएंगे और यदि उसका कोई राजनीतिक उसका काम नहीं करेंगे आप, तो वो पार्टी के लिए काम क्यों करेगा? रोशन जी, मैं पिछले 25-30 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जितनी फ्रीडम है और कांग्रेस पार्टी में वर्कर को एडजस्ट करने की या किसी भी आदमी को कोई पद देने की या किसी जगह निर्वाचित करने की जितनी संभावनाएं हैं इतनी किसी पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सब चीजें लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात ऊंचे ऊंचे मंच पे बहुत बखूबी से कह सकता है। और राहुल गांधी जी ने आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने दूसरी बार कोई भी नेता, कितना भी बड़ा नेता, उनसे दूसरी बार जब मिलने आया उन्होंने उनको कह दिया कि भाई मैं आम आदमियों से बात करने दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है देश में जिसमें कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से मौका मिलता है। राम सिंह जी, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक दलों के उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ जो चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब आपसे मैं एक समअप ये चाहता हूं कि क्या वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलना चाहिए पार्टी में, सरकार में? सरकार आने पर सरकार में, पार्टी है तो पार्टी में उनको कुछ नहीं मिलता। ये दोनों दलों में है, ये शिकायत है। देखिए मैं आपको एक निवेदन करता हूं कि क्या है, जैसे रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी एक परिवार की है। उस परिवार को जो लाइकिंग का आदमी है वही आदमी आगे बढ़ पाएगा, जो आदमी उसके लाइकिंग का नहीं है वो उस पार्टी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो उसकी एक बाउंड्री तय हुई है, वो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर का आदमी उसमें नहीं समा पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का एक चल रहा है, तो इनकी लाइकिंग या इनको लाइक करने वाले लोगों की लाइकिंग के आदमी ही आगे बढ़ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में ऐसा भी है। कांग्रेस पार्टी में सभी ग्रुपों के, सभी दलों के, सभी लोगों को बराबर, और आज से नहीं है, आप देखेंगे पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल से भी कांग्रेस पार्टी में 2-2, 3-3 ग्रुप रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस ग्रुप का आदमी है तो यहाँ वो नहीं बन पाएगा, जिसका है तो वो नहीं बन पाएगा। सबको अपनी अपनी जगह ऑप्शन मिलता है और ये मैं मानता हूँ ये डेमोक्रेटिक चीज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो एक ही आदमी का यदि मोनोपोली हो जाएगी तो उस जो वो आदमी या उसके आदमी जिसको पसंद नहीं करेंगे उस आदमी के सर्वाइवल की दिक्कत हो जाएगी। 2 जगह 3 जगह ऑप्शन है तो आदमी को अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, सब आदमी को चांस मिलता है और जो आदमी काम करेगा तब उसका पता लगेगा कि वो किस तरह काम करता है, कितनी उसके काम की समझ है, कितना वो पॉलिटिकल आदमी है। राम सिंह जी, परिवारवाद पर आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई और ये सामने आया कि आज देश में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो परिवारवाद से अछूता हो। सभी राजनीतिक दलों की जड़ों में परिवारवाद घुस चुका है। लेकिन परिवारवाद में ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे आदमी को नफरत करनी चाहिए। नेताओं के
बेटे यदि नेता बन रहे हैं, उनकी लाइन में जा रहे हैं, तो ये गलत नहीं मान सकते। जिस तरीके से डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है, सीए अपने बच्चे को सीए बना रहा है, इंजीनियर अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहा है, अगर नेता अपने बच्चों को नेता बना रहा है तो गलत क्या कर रहा है। मैं राम सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और लेट्स माइक में आज इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.